नाजरीन, मूनफॉल एक ऐसी फिल्म है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को एक अनोखे अंदाज में दिखाया गया है जो कि देखने वाले इंसान को हैरत ज़दा कर देती है। फिल्म मूनफॉल शुरू होती है स्पेस से, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट्स को रिपेयर कर रहे होते हैं जिनको जू नाम की एक खातून शटर के अंदर से कमांड कर रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है। तभी ब्रायन अपनी तरफ बढ़ते हुए कुछ नैनो क्रिएचर्स को देखता है। असल में जो ब्रायन है वो इस कहानी का असल हीरो है जिसको एज अ एस्ट्रोनॉट्स दिखाया जा रहा है। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, देखते ही देखते ये छोटे छोटे नैनो क्रिएचर सैटेलाइट से टकराते हैं और ब्रायन का दोस्त स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। ब्रायन किसी तरह जू के शटर तक आता है। वो देखता है कि जू यहाँ पर बेहोश है। वो अपने पार्टनर से राब्ता करने की कोशिश करता है। राब्ता ना होने की सूरत में ब्रायन समझ जाता है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। वो देखता है कि नैनो क्रिएचर चांद पर एक होल बनाना शुरू कर देते हैं। वो जू को लेकर ज़मीन की तरफ रवाना हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 18 महीने बाद की दिखाई जाती है। अब यहाँ पर ब्रायन की वाइफ ब्रायन को न्यूज़ पर देखती है जहाँ नासा ने ब्रायन को टर्मिनेट कर दिया होता है। ब्रायन की वाइफ उससे डिवोर्स लेकर दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 10 साल मज़ीद आगे को चली जाती है। अच्छा नाजरीन, इसमें कुछ ड्रामा भी थोड़ा बहुत ऐड किया गया है, तहम हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक मूनफॉल है, लिहाजा हम उसी पर बात करेंगे। अच्छा नाजरीन, अब यहाँ पर डॉक्टर केसी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि मून की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। इसको मून के रेडियस का शक होता है और वो नासा के ऑफिस कॉल करके कहता है कि उसे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है। इधर से जू को भी सुबह सुबह नासा की तरफ से कॉल आती है और वो ऑफिस पहुंच जाती है। उनको चांद पर अजीबोगरीब हरकत दिखाई देती है। कंप्यूटर पर मौजूद शख्स बताता है कि चांद का ऑर्बिट सिस्टम चेंज हो रहा है और ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। वो देखते हैं मून के मेरक्रेजियम हिस्से में कोई हलचल हो रही है। दूसरी तरफ नासा वाले केसी की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है। केसी वहाँ पहुँचता है जहाँ एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। वो वहाँ पहुंचकर ब्रायन से मिलता है। वो ब्रायन को अपनी इंफॉर्मेशन देता है जो उसने आज तक इकट्ठी की थी। वो ब्रायन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है, लेकिन ब्रायन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे वहाँ से धक्के मारकर निकलवा देता है। किसी अपने पेपर वहाँ पर फेंक देता है। दूसरी तरफ नासा वाले अपने ऑफिस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं, उसके बाद चांद के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिरने शुरू हो जाएंगे। नासा वाले चांद पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां जाकर देखा जाए कि चांद के सुराख के अंदर आखिर क्या है। तभी दूसरी तरफ मून के ऑर्बिट की खबर फैल जाती है। तभी नासा वाले और दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर एक ऑपरेशन शुरू करते हैं। लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। तभी ब्रायन केसी के पेपर पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ नासा वाले मून पर पहुंच जाते हैं और उस होल को ढूंढकर उसमें एक ड्रोन भेज देते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन जाकर केसी से मिलता है और पूछता है कि तुम्हें इतना इन चीज़ों का कैसे इल्म है। केसी कहता है वो सालों से मून और अर्थ पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के खोल को कुछ हुआ है जिसकी वजह से मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर ड्रॉप गिरते गिरते 25 किलोमीटर तक जाकर रुक जाता है और वहाँ से दोबारा ऊपर को आना शुरू कर देता है। ऑर्बिट दोबारा शिफ्ट होने लगता है और वही नैनो क्रिएचर्स दोबारा अपने होल से बाहर आते हैं और स्पेस शटर पर अटैक कर देते हैं और उसमें मौजूद तमाम लोगों को मार देते हैं। जू जब ये सब देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये चीज़ क्या है। इधर मून की ग्रेविटी तब्दील होने की वजह से समंदर का पानी बाहर शहरों के अंदर आ रहा था। अब नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भागने की सोचता है। जू जब उससे पूछती है तो नासा का डायरेक्टर उसे कहता है कि जो कुछ पूछना है नासा से पूछो और एक आदमी से मिलो। वो क्लियरेंस के लिए अपना कार्ड भी उसे दे देता है। फिर जू उसके डायरेक्टर की बताई गई जगह पर पहुंच जाती है। जू वहां पहुंचकर सैटेलाइट के रिपेयर वाली वीडियो में
उन नैनो क्रिएचर्स को देखती है। वो वहां पहुंचकर एक होल्डन फील्ड नामी आदमी से मिलती है, जो कि उसे सारी हकीकत बताता है कि ब्रायन बिल्कुल सच कह रहा था। नासा ने इस बात को दबाने की कोशिश की, फिर वही आदमी जो को बताता है कि ये टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस है, हम तो अभी स्टोन एज पर हैं। अब यहाँ पर जो अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलिट्री से बात करती है। मिलिट्री मून को न्यूक्लियर पावर से टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, लेकिन इन चीज़ों से अर्थ को भी खतरा होता है। अब जो को यहाँ पर याद आता है कि होल्डन फील्ड नामी उस शख्स ने उसको एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसको EMP डिवाइस भी कहा जाता है। उस डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है, और वो ये सारी बात अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने आते हैं। यहाँ पर केसी भी ब्रायन के साथ निकलता है। यहाँ पर जू मून की रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो ब्रायन को बताती है कि एक होल है जो मून के अंदर 25 किलोमीटर तक गहरा है, और जो भी 10 साल पहले हुआ वो आज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर केसी उन लोगों को बताता है कि वो नैनो क्रिएचर्स मून के होल के साथ कुछ कर रहे हैं, शायद उन क्रिएचर्स ने ही मून को बनाया है। यहाँ पर जू कहती है कि उनको अगले मिशन के लिए ब्रायन की ज़रूरत होगी। उसके बाद म्यूजियम से एक शटर को निकाला जाता है, जिसको कैलिफोर्निया के एयर बेस पर उतारा जाता है। देखते ही देखते ज़मीन पर सैलाब और तूफान आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ नैनो क्रिएचर्स को मारने वाली चीज़ को लाया जाता है। अब यहाँ पर शटल को लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। केसी मून की एक्टिविटी में तब्दीली देखता है और पता चलता है कि शटल ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर केसी बताता है कि मून का ग्रेविटेशनल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें जल्दी से जल्दी अपने मिशन के लिए रवाना होना होगा। मगर जू बताती है कि मिशन फेल हो चुका है। वो कहती है कि स्पेस में मैं और ब्रायन जाएंगे, तुम यहाँ रहोगे और हमें खबर करते रहोगे। लेकिन ब्रायन कहता है कि हमें एक और आदमी की ज़रूरत होगी। वो यहाँ पर केसी से हेल्प मांगते हैं। केसी जाने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पर एक नई मुसीबत आन पड़ती है। उनके रवाना होने से पहले ही एक बहुत बड़ा सैलाब उनको अपने घेरे में ले लेता है, लेकिन ब्रायन और जू किसी न किसी तरह शटल को टेक ऑफ कर लेते हैं। उधर ब्रायन और जू अपने EMP डिवाइस में फ्यूल भरते हैं और मून को देखते हैं, जो लम्हा बे लम्हा उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब मून के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिरने लगते हैं। अब मून बिल्कुल ज़मीन के करीब आ जाता है और ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पर ब्रायन और जू केसी के साथ मून पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर केसी मून की तस्वीर खींचता है और ब्रायन अपने EMP डिवाइस को मून के होल के ऊपर लाता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेट कर देता है और दोबारा से अपने स्पेस शटल में वापस आ जाता है। अब वो नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर आते हैं और EMP डिवाइस के गिर्द घूमने लगते हैं। ब्रायन अपनी EMP डिवाइस को एक्टिवेट करने ही लगता है कि नैनो क्रिएचर्स उनके शटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में केसी का जो मोबाइल होता है इसको ब्रायन तोड़ देता है, क्योंकि इसी की वजह से नैनो क्रिएचर्स उन्हें ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पर ब्रायन EMP डिवाइस को एक्टिवेट भी कर सकता था, लेकिन इससे रेडिएशन भर भर के निकलने लगती। इसी वजह से डिवाइस को एक्टिवेट नहीं किया गया। अब यहाँ पर ज़मीन की हालत को दिखाया जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी बंकर में जाना होगा। अब दूसरी तरफ ब्रायन और केसी हॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लाइट्स ऑन करके देखते हैं तो वो नैनो क्रिएचर्स फिर से जाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ ज़मीन पर खाना जंगी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत जल्द उन्हें पड़ने वाली थी। अब चांद के हॉल के ज़रिए ब्रायन और केसी मून के अंदर जाकर बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें देखते हैं, जैसा कि केसी ने उन्हें बताया था। अब यहाँ पर वही क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक ग्रीन लाइट उनको अपनी तरफ खींचती है, जैसा कि वो चीज़ उनकी मदद करना चाहती है। अब इधर इनका जहाज़ बिल्कुल तबाह हो जाता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एक ग्रीन लेज़र के ज़रिए उन्हें स्कैन किया जाता है। अब दूसरी तरफ ज़मीन पर मिलिट्री वाले, उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और वो चांद को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाले थे। इतनी देर में जू के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ भी मून पर मौजूद है। इतनी देर में ज़मीन का ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होना शुरू हो जाता है और परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जू और केसी को होश आ जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रायन नहीं है। अब यहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन होता है। जू और केसी उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं।
अब यहाँ पर उनके दिलो दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। उनकी ये मदद कौन कर रहा है? अब यहाँ पर ब्रायन को होश आ जाता है और वो वहाँ पर एक लड़के को देखता है। वो एक सफ़ेद रोशनी में बैठे अपने बच्चे को देखता है जो कि उसकी यादें हैं। ब्रायन यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो? वो बच्चा कहता है कि मुझे बनाया गया है उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो बच्चा ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा था और वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे और स्पेस में अपना घर बनाने लगे। तब वार नाम का कोई नामो निशान भी नहीं था और इस दुनिया को सेंट्रल सर्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता था। मगर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया गया एआई सिस्टम उन्हीं के खिलाफ हो गया और जिन चीज़ों से उनको खतरा था वो इन सब को मिटाने लगी और सब कुछ तबाह कर दिया। तभी वो बच्चा ब्रायन के बेटे के रूप में आ जाता है। असल में वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि वो इन सब तबाही के बाद खला में कहीं छुपकर रहने लगे और वो लोग बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और उन्हीं स्ट्रक्चर में एक मून भी था। बाद में उस टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और फिर मून पर अटैक कर दिया। ये नैनो क्रिएचर्स उन चीज़ों पर टारगेट करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट्स होती हैं और फिर वो बताता है कि उनको किसी ह्यूमन की ज़रूरत है जो नैनो क्रिएचर्स को मून पर से हटा देगा और फिर उसके बाद मून अपने ऑर्बिट सिस्टम में वापस चला जाएगा। उसके बाद ब्रायन को देखते हैं जो कि सब कुछ अपने ड्रीम में देख रहा होता है। यहाँ पर जू और केसी ब्रायन को ढूंढ लेते हैं और वो ब्रायन को जगाते हैं और ब्रायन उन्हें बताता है कि हमें जल्द से जल्द इन नैनो क्रिएचर्स को मारना होगा, नहीं तो बड़ी तबाही आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टेक्नोलॉजी ने उनके शटल को बिल्कुल ठीक कर दिया था। अब शटल का पावर ऑन होते ही वो नैनो क्रिएचर्स मून के ऑर्बिट से हट जाते हैं और ब्रायन मून के होल से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर ज़मीन पर लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहनना शुरू कर दिया था। अब ज़मीन पर हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई थी। अब यहाँ पर चांद ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर मिलिट्री वाले न्यूक्लियर पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी जू का हस्बैंड उन्हें यह करने से रोक देता है। दूसरी तरफ ब्रायन केसी और जू से कहता है कि तुम लोग शटल लेके चले जाओगे और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बॉम्ब के साथ रहूंगा। इससे पहले ब्रायन कुछ करता, केसी बॉम्ब लेकर पहले ही शटल से अलहदा हो जाता है। फिर ब्रायन से केसी कहता है कि मेरी वालदा से मिलना, उन्हें कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ। उसके बाद केसी शटल से ईएमपी डिवाइस लेकर अलहदा कर देता है। तभी वो नैनो क्रिएचर्स ईएमपी डिवाइस पर हमला कर देते हैं। तभी केसी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और वो नैनो क्रिएचर्स तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रायन और जू आहिस्ता आहिस्ता शटल को चांद से बाहर निकालते हैं और मून अपने ऑर्बिट सिस्टम में वापस जाने लगता है और ज़मीन का माहौल बिल्कुल ठीक होने लगता है। फिर जू ब्रायन को बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसके बाद जू और ब्रायन अपने घर वालों से मिलते हैं। तभी केसी के बारे में ब्रायन सब कुछ बताता है कि उसी की वजह से आज हम जिंदा हैं। तभी दूसरी तरफ केसी को दिखाते हैं जो कि अपनी बिल्ली को देख रहा होता है। तभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बताता है कि तुम अब मून का हिस्सा हो। केसी बहुत खुश होता है और तभी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि हमें अब शुरू करना चाहिए। केसी कहता है कि क्या। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।